तो दोस्तों अभी रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस में 20 गुना तक इंक्रीमेंट कर दिया है। इसके पीछे का क्या कारण है? क्या हरियाणा ऐसा करने वाला पहला स्टेट है या फिर और स्टेट्स ने भी ऐसा करने का प्लान बना लिया है? होगा पूरा डिटेल्ड एनालिसिस विद द एनुअल बजट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। पूरा देखिए वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी मैं स्लाइड्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा डेटा अलॉन्ग विद एनुअल बजट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, और वो अपने हेल्थ सेक्टर में कितना उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है और कितने % वो मेडिकल कॉलेजेस तक पहुंचा है। तो इन स्लाइड्स को पूरा देखिए, कंप्लीट एनालिसिस है। सो लेट्स स्टार्ट। इस फीस के बढ़ने का जो मेजर कारण है, इसको अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूं तो डेट इज द इन्फ्लेशन ऑफ मेडिकल सीट्स इन द मेडिकल कॉलेज एंड an increase in immensely large number of medical colleges due to political profit। मेरा बोलना ये गलत नहीं होगा कि जो सरकारें हैं वो प्रॉमिस कर देती हैं अपने यहाँ के लोगों को कि हम आपके यहाँ पर भी लोकेलिटी में मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे, और उन्हें ना चाहते हुए भी खुलवाने पड़ते हैं ड्यू टू पॉलिटिकल प्रॉफिट, जिसे हम कह सकते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो एक्स्ट्रा बजट हमें बनाना पड़ता है उस मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए, और दूसरी चीज जो पॉसिबल होती है कि वो होता है मेडिकल सीट्स का एकदम से बढ़ जाना। अब देखिए, इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। जो हरियाणा स्टेट का इस साल का एनुअल बजट है वो है 1.42 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, इसमें से जो बजट हेल्थ सेक्टर को अलॉट हुआ है वो है 5567.75 करोड़। अब देखिए, जो टोटल बजट का केवल 4%, यानी एग्जैक्ट बोला तो 3.91% ही केवल हेल्थ सेक्टर को मिला है। हेल्थ सेक्टर के अंडर आते हैं हमारे मेडिकल कॉलेजेस, यानी हेल्थ सेक्टर को जितना मिला उतना पूरा मेडिकल कॉलेजेस को नहीं मिलेगा, उसका भी कुछ पार्ट मेडिकल कॉलेजेस को मिलेगा। अब वो कितना पार्ट है आगे हम देखते हैं। अब पहले उसे देखने से पहले हम एक बार कंपैरिजन करते हैं 2 बजट ईयर्स का। जो पहला बजट ईयर है वो है 2016-17, और हमारा जो इस साल का बजट ईयर है वो है 2020-21। तो देखिए, 2016-17 में जो टोटल बजट था वो 98392 करोड़ था, और 2020-21 में टोटल बजट हो गया 142343 करोड़। ठीक, अब हेल्थ को पहले वाले बजट ईयर में मिले थे 3338 करोड़ रुपीस, और इस बार मिले हैं 5567 करोड़। अब देखिए, जो हेल्थ सेक्टर में से मेडिकल कॉलेजेस को कितना मिला 2016-17 में, वो था 1185 करोड़। इसका जो PDF है वो ऑनलाइन अवेलेबल है और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो मोटे मोटे तौर पर 35 to 40% अपना खर्च करती है मेडिकल कॉलेजेस पे टोटल हेल्थ बजट का। अगर हम इसी कैलकुलेशन पर रहें तो 2020-21 में 5567 करोड़ का 35% अप्रोक्सीमेटली आता है हमारा 2286 करोड़ रुपीस का। तो यानी इस साल 2286 करोड़ रुपए हमें मेडिकल कॉलेजेस की मेंटेनेंस के लिए और फॉर नए बनाने के लिए मिलेंगे। अब देखिए, ये उसका प्रूफ है 2016-17 में टोटल बजट आउटले, इसी को मैंने ऐड करा है, और ये आता है 1185 करोड़ का, जो कि हम देख सकते हैं थर्ड पॉइंट में। ठीक, अब देखिए 2016-17, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 ये 5 बजट ईयर्स हैं। अब 2016-17 में मिले थे 1185 करोड़ रुपीस मेडिकल कॉलेजेस के लिए, और 2020-21 में मिले 2286 करोड़ रुपीस। तो यानी इन 5 बजट ईयर्स में केवल 1101 करोड़ रुपीस इंक्रीज हुए हमारे मेडिकल फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए। इसका क्या मतलब है? तो देखिए, इस साल से पहले टोटल 11 मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे हरियाणा स्टेट में, तो एक मेडिकल कॉलेजेस को लगभग 107 करोड़ रुपीस मिलते थे पर ईयर। अब 2020-21 में 3 नए मेडिकल कॉलेजेस भी खुल चुके हैं, यमुनानगर, कैथाल और सिरसा में, और इस पर एनुअल बजट मेडिकल कॉलेजेस का है 2286 करोड़। तो यानी अब एक मेडिकल कॉलेजेस को कितना फंड मिलेगा? 163 करोड़। तो यानी इन 5 सालों में, यानी 5 बजट ईयर्स में इतना अच्छा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है मेडिकल कॉलेजेस के बजट को लेके, यानी केवल 56 करोड़ रुपीस ही इंक्रीज हुए हैं मेडिकल कॉलेजेस की फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए। तो यानी गवर्नमेंट इज नॉट इन्वेस्टिंग इनफ इन मेडिकल फैसिलिटीज। यहां से भी ये बात क्लियर हो जाती है। अब देखिए,
गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द मेडिकल सीट्स फ्रॉम 750 2014-15 में जो थी टू 1750 दिस ईयर, यानी काफी ज्यादा सीट में इंक्रीमेंट हो चुका है। लेकिन इतनी सारी सीट्स जब आप बढ़ाते हैं तब आपको मेडिकल कॉलेज का एक्सपेंशन करना पड़ता है और उसके लिए काफी ज्यादा फंड लगता है, लेकिन फंड तो बहुत ही कम इंक्रीज हुआ है। तो यानी दिस ह्यूज इंक्रीज इन सीट्स बट नॉट इन फंड गिवन टू कॉलेज इज ऑल्सो की फैक्टर फॉर द फीस इंक्रीमेंट। अब मेडिकल कॉलेजेस में बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए पैसे लगेंगे। अब पैसे गवर्नमेंट अपने बजट से नहीं दे रही है इनफ, तो उसे कहां से लेना पड़ेगा? स्टूडेंट से लेना पड़ेगा। तो यानी इस साल मेडिकल कॉलेज की जो बेसिक फीस है, यानी जो पहले 53 होती थी उसे भी बढ़ा के 87,000 कर दिया गया है, और उसके साथ जो बॉन्ड था 10 लाख का वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट ने ये फीस क्यों बढ़ाई है। बेसिकली ज्यादा सीट्स बढ़ा दी और जोश जोश में ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए। अब उन्हें रन करना है, अब उन्हें मेंटेन करना है, तो इसके लिए पैसे कहां से लाएं? क्योंकि गवर्नमेंट बजट में से तो लिमिटेड ही पैसे दे रही है, 4-5% भी नहीं दे रही, तो वो कहां से पैसे वसूल करेगी? स्टूडेंट से ऑब्वियसली। तो ये पूरा मामला है। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि फीस बढ़ाने का मोटा मोटा क्या कारण है। लेकिन क्या ऐसा करने वाली हरियाणा पहली स्टेट है, या फिर और स्टेट्स ने भी ऐसा पहले किया है या आने वाले टाइम में कर रहे हैं? तो मैं आपको बताता हूँ कि हरियाणा सरकार से पहले लास्ट ईयर मध्य प्रदेश ने भी अपनी फ़ीस डबल कर ली थी। फ्रॉम 50,000 टू दे इंक्रीज द फीस अप टू 1 लाख। करंटली आई एम स्टडिंग इन मध्य प्रदेश, सो आई एम गिविंग 1 लाख फीस पर ईयर। तो पिछले साल ही उन्होंने इंक्रीज़ की है। हमारे उत्तराखंड के कॉलेजेस हैं उनमें मिनिमम फ़ीस 2 लाख है, तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, 4 लाख 5 लाख के आसपास। आर्मी डिफेंस मेडिकल कॉलेज जो है दिल्ली में, उसकी फ़ीस भी 4 लाख पर ईयर है। तो हम ये समझ रहे हैं कि आने वाले टाइम में मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस डेफिनेटली बढ़ने वाली है। इवन इन राजस्थान में जो नए एस्टेब्लिश्ड कॉलेज हैं, जैसे आप झालावाड़ कहिए, डूंगरपुर, पाली, भीलवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, इनकी फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा है। 87,000 टू 90,000 के आसपास इनकी फ़ीस है। तो हम ये समझ रहे हैं कि आने वाले टाइम में फ़ीस तो बढ़ने वाली है, और इसका कारण क्या है ये भी मैंने अभी आपको बता ही दिया है। लेकिन क्या इसके पीछे और कुछ कारण है? जी हाँ। तो दोस्तों, दूसरा कारण जानने से पहले हमें हरियाणा गवर्नमेंट के स्टेटमेंट को या उनकी पॉलिसी को अच्छे से जानना होगा, तो उसे हम जानते हैं। चलिए मैं 5 मिनट में आपको बता देता हूँ। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इस साल जो भी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होंगे वो 2 टाइप के एडमिशन हो सकते हैं। पहला एडमिशन है आप नॉर्मल फीस दीजिए और आप एक एजुकेशन लोन ले लीजिए, सरकार देगी, गवर्नमेंट बैंक से आप एजुकेशन लोन ले लीजिए, तो वो आपका 10-10 लाख रुपए एज अ बॉन्ड आपके पे करेगी। कब पे करेगी ये भी हम बताते हैं। उससे पहले ये जानिए कि स्टूडेंट ए जो कि एजुकेशन लोन ले रहा है और फिर एडमिशन ले रहा है, तो उसे अपनी जो मेडिकल कॉलेजेस की जो एडमिशन फ़ीस है, यानी 10 लाख के अलावा जो उसकी फ़ीस कर दी गई है शायद 87,000, तो उसको 87,000 के साथ साथ वो 10 लाख पे करनी पड़ेगी। और वो पे कौन करेगा? वो खुद करेगा बाय लोन। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जो हमारे कॉलेज की फ़ीस तो देंगे ये 87,000, उसके अलावा उन्हें वो 10 लाख रुपए अपनी जेब से देने होंगे, मतलब जो एजुकेशन लोन नहीं ले रहे। अब देखिए डिफरेंस क्या आता है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो एजुकेशन लोन लेके बच्चे अपना एडमिशन लेंगे, तो जब वो हरियाणा अपनी MBBS होने के बाद 7 साल तक उन्हें हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर काम करना होगा, और जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो 7 साल में उनका वो लोन चुका देगी, गवर्नमेंट चुका देगी लोन उनका। और जो एजुकेशन लोन नहीं लिया है वो दे आर नॉट लाइबल टू वर्क अंडर द हरियाणा गवर्नमेंट, और वो उन्हें अपने 10-10 लाख रुपए हर साल खुद से देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो सरकार की जो मंशा दिखाई दे रही है वो ये नहीं दे रही कि उन्हें पैसे ज़्यादा कमाने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ये सोच रही है कि आज के टाइम पे सरकार का स्टेटमेंट है, CM का स्टेटमेंट ये है कि बहुत से बच्चे यहाँ पर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती थी उन पर पैसा, तो MBBS करने के बाद या तो वो प्राइवेट वर्क करते थे या फिर वो
दूसरी स्टेट्स में, दूसरी सिटीज़ में चले जाते थे। तो इससे लॉस उस स्टेट के सिटीजन्स का हो रहा था, क्योंकि आज के टाइम पे हम अगर देखें कि रूरल सर्विस जो है उसको भी बॉन्ड के अंदर इंक्लूड किया है, क्योंकि लोग और जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर जाना नहीं चाहते। तो इस तरह से हरियाणा गवर्नमेंट इतने हैवी बॉन्ड को इम्पोज करके जो डॉक्टर्स का रिटेनमेंट है वो करना चाहती है, ताकि हरियाणा स्टेट में मेडिकल फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो सकें। लेकिन यहाँ पर मेरे कुछ सवाल हैं। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आज के टाइम पे जब हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें रिजर्वेशन काफ़ी मात्रा में है। अब सपोज़ मेरे को वर्क करना है गवर्नमेंट के अंडर और मेरे को गवर्नमेंट के थ्रू अपना एजुकेशन लोन चुकाना है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड इट। तो अब अगर ड्यू टू एनी रीज़न, देखिए रिजर्वेशन है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे जनरल कैंडिडेट्स या जनरल डॉक्टर्स को गवर्नमेंट जॉब मिले। तो अगर मैं गरीब हूँ लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ, लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न मेरे को जॉब नहीं मिल पा रही, तो मैं फंस गया, तो मैं कहाँ से पे कर पाऊँगा। तो ये मेरे को प्रॉब्लम एक इसमें दिख रही है। दूसरी प्रॉब्लम ये है सर कि जैसा कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि जो मेडिकल का बजट है बहुत कम है और इसमें इंक्रीज़ भी बहुत माइनर हुआ है। तो सर, अगर हम हमारे डॉक्टर्स को अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते तो कोई कैसे रूरल सर्विस में रह सकता है। वी हैव फीमेल डॉक्टर्स, तो उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल कौन रखेगा गांव में। गांव में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, इसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। और इसीलिए मैं क्या, आप भी सर, आप भी नहीं जा पाएंगे या रह पाएंगे अगर आपको कह दिया जाए गांव में रहने के लिए। तो आपको फैसिलिटीज़ पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद ऐसी चीज़ें लानी चाहिए। तीसरी चीज़ सर, मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर भी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए। और हमें जो हमारे मेडिकल एजुकेशन है उसमें डॉक्टर्स और गवर्नमेंट दोनों को मिलके एक ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे दोनों का ही प्रॉफिट हो और उससे सिटीजन्स को भी फ़ायदा हो। अब इससे जो माफ़ कीजिएगा, इससे जो गरीब बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उनके सपने अधूरे रह जाएंगे और केवल राजा का बेटा ही राजा बन पाएगा। तो मेरा इस मुद्दे पर ये एक छोटा सा रिव्यू था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।